वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। तो हम अपने CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की डायरेक्ट टेक्स्ट की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो भी हमने अपना फर्स्ट क्लास में पढ़ा है इससे पहले वाली क्लास में, उसे फटाफट से शॉर्ट नोट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्ट टेक्स्ट जो टेक्स्ट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज़ टेक्सो। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ ईयर्स के कंसेप्ट पढ़े थे, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में हमने पढ़ा था। फाइनेंशियल ईयर कौन सा ईयर होता है जो कि 31 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, और ये हमेशा 12 मंथ्स का होता है। प्रीवियस ईयर हमने पढ़ा था, प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। ये हमेशा असेसमेंट ईयर के पीछे वाले ईयर को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? ईयर इन विच इनकम इज़ असेस्ड थ्रू टैक्स। वो वाला होता है जिस ईयर में हमारी इनकम को टैक्स पर्पस के लिए असेस किया जाता है, उसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने देखा था 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर हो गया क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च तक रहा है, तो ये हमारे पास फाइनेंशियल ईयर है। और इस ईयर में हमने इनकम अर्न की है तो इसीलिए ये प्रीवियस ईयर भी हो गया। बट इस ईयर में जो इनकम अर्न की है उसे इसके सब्सिक्वेंट ईयर नेक्स्ट ईयर में असेस किया जाएगा फॉर टैक्स पर्पस, दैट इज़ 23-24 में। तो ये हमारा हो गया असेसमेंट ईयर। बट है तो ये भी एक फाइनेंशियल ईयर ही ना, तो आपको डिफ्रेंशिएट समझना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी इसके 12 मंथ्स के रिलेटेड। फाइनेंशियल ईयर हमेशा ही 12 मंथ्स का होता है, असेसमेंट ईयर भी हमेशा 12 मंथ्स का होता है, बट प्रीवियस ईयर समटाइम्स जनरली 12 मंथ्स का होता है, बट समटाइम्स ये 12 मंथ्स का नहीं होता है। कौन से केस में ये 12 मंथ्स का नहीं होता है? इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस। उसका हमने फर्स्ट प्रीवियस ईयर एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर देखा था। जो न्यूली सेटअप बिज़नेस है वो ज़रूरी नहीं है कि 1 अप्रैल को स्टार्ट हो, हम ईयर के मिड में से भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने देखा था कि जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर होता है न्यूली सेटअप बिज़नेस का, वो मे बी ऑफ 12 मंथ्स हो सकता है और मे बी लेस देन ऑफ 12 मंथ्स भी हो सकता है, और बाकी उसके बाद के जितने भी सब्सिक्वेंट ईयर आएंगे वो तो होंगे ही 12 मंथ्स के। उसके बाद है हमारे पास एक जनरल रूल था। क्या था जनरल रूल? कि जो हमने इनकम अर्न की होती है प्रीवियस ईयर में वो असेस होती है सब्सिक्वेंट ईयर में, मतलब उसके असेसमेंट ईयर में वो इनकम असेस होती है। जनरल रूल तो यही है, यही मैंने बोला। बट इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? कुछ ये यहाँ पे हमारे पास 5 केसेस हैं। ये 5 केसेस हैं हमारे पास जिनकी इनकम उनके प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में हमने अर्न की है उसी ईयर में टैक्स हो जाएंगी। कौन कौन से हैं? नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और चाहे शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए, बॉडीज फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स और डिसकंटिन्यूड बिजनेस। इन केसेस में आपकी इनकम प्रीवियस ईयर में ही असेस हो जाती है। बट डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में असेसिंग ऑफिसर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब कि उसकी अपनी मर्जी है, चाहे तो प्रीवियस ईयर में टैक्स कर ले, चाहे तो असेसमेंट ईयर में टैक्स कर ले। और इस सब को हमने डिटेल में पढ़ा था कंसेप्ट के साथ अपनी जो पिछली वीडियो थी। ये तो रिवीजन चल रही है शॉर्ट में, तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। उसके बाद हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉज। कौन कौन से सोर्सेज हैं? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस एंड जुडिशियल डिसीजंस। इनकम टैक्स एक्ट का हमने क्या पढ़ा था कि इनकम टैक्स एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, वेदर जम्मू एंड कश्मीर वो भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर इस एक्ट में हमारे पास 23 चैप्टर्स हैं, 298 सेक्शंस हैं एंड 14 शेड्यूल्स हैं। 23 चैप्टर्स हैं, 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमने पढ़ा था इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं? जो CBDT बनाती है हमारे इनकम टैक्स रूल्स। इसमें हमने एक एग्जाम्पल भी देखी थी, दैट इज़ ये रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन की हमने एग्जांपल देखी थी। फटाफट शॉर्ट में बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने बोला था इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन की आपको डिडक्शन मिलेगी, बट उसमें रेट्स नहीं मेंशन है कि किस रेट से डेप्रिसिएशन आपकी डिडक्ट होगी। तो वो रेट हमारा मे बी 12% हो सकता है, मे बी 13%, मे बी 14%। तो वो रेट को किसने डिस्क्राइब किया होता है? वो रूल्स के थ्रू रेट्स डिस्क्राइब करते हैं, बट वो कौन करते हैं? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये हमें रूल्स देती है कि क्या रेट होने वाला डेप्रिसिएशन का। ये एग्जांपल थी हमारे पास। और ये रूल्स वो कैसे देते हैं, पब्लिक तक कैसे पहुंचाते हैं? थ्रू नोटिफिकेशंस। अपने ऑफिशियल गजटे पे नोटिफिकेशन के थ्रू ये रूल्स एप्लीकेबल करवाते हैं वो लोग। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट मतलब कि एनुअल अमेंडमेंट्स।
हमारा एक बार इनकम टैक्स एक्ट बन गया, अब उसमें जो भी चेंजेस आने हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। एवरी ईयर फाइनेंस एक्ट निकाला जाता है। फाइनेंस एक्ट का मतलब यहाँ पे लिखा है अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स एक्ट थ्रू फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो इनकम टैक्स एक्ट में हम अमेंडमेंट्स लेके आते हैं उसे हम वो होते हैं फाइनेंस एक्ट। नेक्स्ट, ये फाइनेंस एक्ट बनता कैसे है? सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो फाइनेंस बिल पास करता है। वो फाइनेंस बिल को बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है उनकी असेंट के लिए, और जैसे ही पार्लियामेंट के हाउसेज से वो पास हो जाता है, प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, तो वो क्या बन जाता है? हमारा फाइनेंस एक्ट बन जाता है। उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इफ़ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर द न्यू फाइनेंस एक्ट हैज़ नॉट बीन इनेक्टेड। अगर हमारे फर्स्ट डे को, असेसमेंट ईयर का जो फर्स्ट डे है, मतलब कि 1 अप्रैल को अगर हमारे पास कोई भी फाइनेंस एक्ट नहीं होता है, तो उस केस में कौन से प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? तो उस केस में जो भी एसएससी के लिए बेनिफिशियल होगा, या तो जो प्रोविजंस पिछले असेसमेंट ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर में, जो मैंने अच्छे से समझाया था इसे, कि जो भी वो प्रोविजंस हैं या जो प्रोविजंस पार्लियामेंट के सामने प्रपोज हो चुके हैं बट प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली है, इन दोनों में से जो भी एसएससी के लिए बेनिफिशियल होगा वो वाले अप्लाई हो जाएंगे अनटिल न्यू प्रोविजन बिकेम इफेक्टिव। नेक्स्ट हमने पढ़ा था उसके बाद सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस यहाँ पे है। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस क्या होते हैं कि जो भी डाउट रहते हैं, टैक्स जो आपने बनाया है, इनकम टैक्स एक्ट जो बन गया है, लॉ जो बन गया है, उसमें जो भी असेसिंग ऑफिसर को या जो असेसी है उसे जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स क्लैरिफाई किए जाते हैं सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस के थ्रू। जो सर्कुलर्स होते हैं ये डाउट क्लैरिफाई के लिए होते हैं सर्कुलर्स, और वो सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, असेसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। बट नोटिफिकेशंस क्या होती हैं? नोटिफिकेशंस के थ्रू अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं, न्यू रूल्स लाए जाते हैं, ये सब नोटिफिकेशन के थ्रू आता है। ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस है, बट जो नोटिफिकेशन है वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, वो न्यू रूल लेके आ रहे हैं, वो कोई भी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, तो वो सबके ऊपर बाइंडिंग होते हैं। एसएससी के ऊपर भी बाइंडिंग होते हैं और डिपार्टमेंट के ऊपर भी बाइंडिंग होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अपना जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस में हमने देखा था कि जो भी हमने एक बार इनकम टैक्स एक्ट बना दिया उसमें हम सारे पॉसिबल इश्यूज़ को कवर नहीं कर पाए थे जो लॉ बनाने वाले थे, तो जो भी टाइम टू टाइम इश्यूज़ आ रहे हैं उन्हें कोर्ट में एड्रेस किया जाता है। तो उस टाइम पे जो कोर्ट डिसीजन सुना देता है ना, वही हमारा एज अ लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद डिसीजन ऑफ कोर्ट देखा था, हाई कोर्ट का डिसीजन होता है एंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है। जो हाई कोर्ट का डिसीजन होता है वो जो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं ना, अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर जो असेसी और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आते हैं उनके ऊपर हाई कोर्ट का डिसीजन एप्लीकेबल होता है। बट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एज अ लॉ एप्लीकेबल होता है, मतलब सबको, जो भी लोग हैं इंडिया में सबको ये असेसी है, जो भी इनकम टैक्स एक्ट है, सबको ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एज अ लॉ बाइंड हो जाएगा सबके ऊपर। नेक्स्ट था कि अब एक तो सुप्रीम कोर्ट है नहीं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स हैं, तो अगर किसी के डिसीजन में, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कॉन्ट्रडिक्शन आती है, झगड़े हो जाते हैं, तो उस केस में आप कौन सा वाला डिसीजन एप्लीकेबल रहेगा? हमने इसमें पढ़ा था, एक बेंचेस का कंसेप्ट पढ़ा था। बेंचेस मतलब नंबर ऑफ जजेस। अगर डिफरेंट बेंचेस का डिफरेंट डिसीजन आया है तो जो लार्जर बेंच है उसका डिसीजन एप्लीकेबल रहेगा, बट अगर सिमिलर बेंच से डिसीजन आया है तो जो रीसेंट केस का डिसीजन रहा है उस केस में वो वाला डिसीजन एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था असेसी, पढ़ा था हमने, लास्ट था या असेसी कल की क्लास का। असेसी कौन होता है? असेसी मीन्स एनी पर्सन लाइबल, जो कि टैक्स या कोई भी सम अदर सम पेएबल करने के लिए लाइबल होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, उसे हम कहते हैं असेसी। और नेक्स्ट, असेसी 4 तरह से पर्सन हो सकते हैं। एक पर्सन जो कि कोई भी सम या कोई भी टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। नेक्स्ट, कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई भी इस एक्ट की कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो कोई भी सम पेएबल करने के लिए लाइबल है कि नहीं है। एक हमने पढ़ा था डीम्ड असेसी और एक हमने पढ़ा था असेसी इन डिफॉल्ट। ये होते हैं हमारे असेसी। डीम्ड असेसी और असेसी इन डिफॉल्ट को फटाफट बता देती हूँ। डीम्ड असेसी कौन सा था? लीगल हायर का, इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी। डीम्ड असेसी मतलब राम था, उसकी डेथ हो गई तो उसका जो सन है श्याम, वो उसके लिए डीम्ड असेसी बन जाएगा। राम की इनकम के लिए हम श्याम को डीम्ड असेसी मानेंगे। और असेसी इन डिफॉल्ट में हमने टीडीएस की एग्जांपल देखी थी। और इसी के साथ हमारी रिवीजन ख़त्म होती है और हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट, आज की जो मेन क्लास है। हम पढ़ने वाले थे पर्सन्स की डेफिनेशन। तो हमने देखा था 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं: इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी,
आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, फर्म, एओपी और बीओआई। हमने ये 7 तरह के पर्सन्स देखे थे, ऊपर ऊपर से देखे थे, अभी हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अपना इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एनी नेचुरल ह्यूमन बींग, जो भी नेचुरल ह्यूमन बींग है उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल। मेल, फीमेल, माइनर, माइनर को भी हम इंडिविजुअल कहेंगे। अनसाउंड पर्सन का, अनसाउंड माइंड का पर्सन हो वो भी इंडिविजुअल होएगा। जो भी नेचुरल ह्यूमन बींग है उसे हम इंडिविजुअल कहते हैं। बट आप कहोगे कि मैम माइनर के केस में माइनर टैक्स देने के लिए कैसे लायबल रहेगा, और अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो कैसे टैक्स देगा? तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं। इनकम ऑफ ए माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो भी माइनर की इनकम है। अब हमने माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को भी इंडिविजुअल माना ना, पर्सन माना ना हमने इनकम टैक्स में, बट उनकी इनकम को हम टैक्सेबल कैसे करेंगे? असेस्ड इन हैंड्स ऑफ गार्डियन और मैनेजर। माइनर का जो भी गार्डियन है, अनसाउंड माइंड के पर्सन का जो भी मैनेजर है, इन लोगों, ये जो हो जाएंगे, इन पर्सनस के लिए कौन हो जाएंगे? डीम्ड असेसी। इन केस ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, मतलब जो पर्सन मर चुका है, उस केस में कौन रहेगा उसकी इनकम के लिए? असेसी कौन रहेगा? असेस्ड इन हैंड्स ऑफ लीगल हायर। जो उसके लीगल हायर्स होंगे, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो उस केस में डिसीज्ड पर्सन के असेसी बन जाएंगे। तो ये दोनों केस हमारे पास कौन से हैं? डीम्ड असेसी के केस हैं। ठीक है, तो ये बताने का मोटिव यही था कि इंडिविजुअल में आप सिर्फ ये, अगर आपको कल को MCQ आ जाए कि जो माइनर है वो इंडिविजुअल है कि नहीं है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इंडिविजुअल है कि नहीं है, तो वो भी हमारे इंडिविजुअल रहेंगे। इंडिविजुअल हर कोई है, वो अलग बात है कि उनके लिए असेसी कोई और हो जाएगा, बट वो पर्सन तो है ना इनकम टैक्स में। नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF आपने पढ़ा ही होगा, 11th-12th से पढ़ते आ रहे हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसका टैक्स में क्या एप्लीकेशंस है वो हम देखेंगे। एज पर हिंदू लॉ इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल्स linearly descendant from a common ancestor and include their wives and unmarried daughters। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जो भी मेल मेंबर्स हैं, उनकी वाइफ्स हैं, उनके अनमैरिड डॉटर्स हैं, ये सारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स होते हैं। ओनली को-पार्टनर्स हैव राइट टू पार्टीशन। अब व्हाट इज़ को-पार्टनर्स? को-पार्टनर्स मतलब HUF may contain many members, but only members within 4 degree including कर्ता are called co-partners. Wife and daughter-in-law cannot be co-partners. अब co-partners का मतलब क्या होता है? जिनका भी blood relations होता है ना, वो होते हैं हमारे co-partners। वो भी कौन से वाले? 4 डिग्री वाले, कर्ता को मिला के। कर्ता मतलब आपको पता ही होगा, जो HUF का हेड रहता है, मेल मेंबर रहता है, उसे हम कहते हैं कर्ता। तो जो भी 4 डिग्री मतलब आप इसमें देख लो ऐसे, पहले थे ग्रैंडफादर, उसके बाद आए फादर, उसके बाद आए सन, और उसका भी आगे आ गया सन। अब सोचो ये करता है, इसे इंक्लूड करके ये 4 डिग्री वाले हैं ना, ये जो 4 डिग्री मेंबर्स हैं, ये हो गए हमारे को-पार्टनर्स। और इसमें भी इनके सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले रहेंगे, मतलब कि इसमें वाइफ्स नहीं रह सकती हैं, क्योंकि वाइफ्स का तो ब्लड रिलेशन नहीं होता है, वाइफ्स नहीं रहेंगी। बट इसमें डॉटर्स रह सकती हैं, डॉटर्स को-पार्टनर्स हो सकती हैं। ठीक है, हो सकती हैं क्या? डॉटर्स को-पार्टनर्स होती हैं। ओनली को-पार्टनर्स हैव राइट टू। आपको को-पार्टनर्स समझ आ गया? को-पार्टनर्स कौन हो गए? अब क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ को-पार्टनर्स के पास राइट है पार्टीशन करने का। अच्छा, इसमें आपको एक डाउट आ सकता है कि मैम जो अनमैरिड डॉटर तो चलो को-पार्टनर्स हुई, बट क्या मैरिड डॉटर भी को-पार्टनर्स होंगी? नहीं, मैरिड डॉटर्स को-पार्टनर्स नहीं हो सकती है, भले उनका ब्लड रिलेशन है, बट जब उनकी मैरिज हो जाती है ना, तो वो HUF की मेंबर नहीं रहती हैं। जब मैरिज हो गई, जो मैरिड डॉटर्स होती है ना, वो HUF की मेंबर नहीं रहती, क्योंकि जब मैरिज हो गई वो तो दूसरे HUF में चले गई, तो आप वहाँ की मेंबर बनो। अब आप यहाँ की मेंबर क्यों रह रही हो? ठीक है, तो अगर आप मेंबर ही नहीं हो तो आप को-पार्टनर भी नहीं हो सकते हो। को-पार्टनर होने के लिए सबसे पहले आपको मेंबर होना पड़ेगा। जो मेंबर है, अब मेंबर वाइफ भी होती है, डॉटर इन लॉ भी होती है, तो वो मेंबर हो गई, बट वो को-पार्टनर नहीं हो सकती। सबसे पहले आपको को-पार्टनर बनने के लिए सबसे पहले आपको मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर बन गए, उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन भी होना चाहिए, तभी आप को-पार्टनर बन पाओगी। समझ आ गए? अभी जो मैरिड डॉटर्स हैं वो मेंबर ही नहीं है, तो को-पार्टनर तो दूर की बात है। और जो अनमैरिड डॉटर हैं वो मेंबर भी हैं, तो वो ब्लड रिलेशन की वजह से को-पार्टनर्स भी हैं।
तो अभी को पार्टनर्स आपको समझ आ गया व्हाट इज़ को पार्टनर्स। अब लाइन क्या बोल रहे हैं, ओनली को पार्टनर्स हैव राइट टू पार्टीशन। सिर्फ को पार्टनर्स के पास ही पार्टीशन का राइट होता है। पार्टीशन मतलब अलग अलग करवाना, पंजाबी में कहूँ तो वंड करवाते हैं ना, वो वाला को पास जो पार्टीशन है वो कौन करवा सकता है, सिर्फ को पार्टनर्स ही पार्टीशन करवा सकते हैं और कोई भी नहीं करवा सकता है। उसके बाद उन्होंने बोला है एक मेन MCQ में पॉइंट बन सकता है, इवन अ सिंगल मेल मेंबर कैन हैव HUF। सिंगल मेल मेंबर का भी HUF हो सकता है। सिर्फ एक ही पर्सन है वो अपना HUF खोल सकता है, हाँ जी बिल्कुल खोल सकता है। अब आप कहोगे कि मैम ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, सिर्फ हिंदू लोगों की HUF हो सकती है। नहीं, जैन एंड सिख अनडिवाइडेड फैमिली वुड ऑल्सो बी असेस्ड एज HUF। जैन और सिख फैमिली का भी अगर कोई आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो तो वो भी आपका HUF में ही काउंट किया जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ही काउंट किया जाएगा। ये हमारे 2 पर्सन्स हो चुके हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास कंपनी। वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट पर्सन है हमारे पास कंपनी। कंपनी मीन्स एनी इंडियन कंपनी। अच्छा, अभी इसमें आपको लॉ वाली कंपनी की डेफिनेशन याद नहीं रखनी है। यहाँ पे टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की डेफिनेशन अलग है, तो हम वो देखेंगे अभी। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। कंपनी मीन्स एनी इंडियन कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी। सबसे पहले तो कंपनी में कौन आ गई, इंडियन कंपनी आ गई। अभी आप समझ लो कंपनी का बहुत लेंदी है थोड़ा सा, इसमें इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, बहुत सारी कंपनी आएंगी। अभी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। उसके बाद एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया हुआ है जिससे आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। तो अभी आप ध्यान से समझो। पहले कंपनी का मतलब क्या है, एनी इंडियन कंपनी। कंपनी में हमारे पास इंडियन कंपनी आ गई सबसे पहले। व्हाट इज़ इंडियन कंपनी वो हम आगे देखेंगे। और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ अ फॉरेन कंपनी। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट आपने लॉ में समझा होगा व्हाट इज़ बॉडी कॉर्पोरेट, तो मैं अभी इसमें नहीं समझा रही हूँ। सबसे पहले बोल रहे हैं कि कंपनी में हमारी इंडियन कंपनी आ गई। नेक्स्ट कौन सी आ गई, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कोई भी इनकॉर्पोरेटेड, पहले सबसे पहले हमारे पास आ गई इंडियन कंपनी, उसके बाद आ गई कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर द लॉज ऑफ अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के लॉज के अंडर कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसे भी हम कंपनी में ही मानेंगे। एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी विच इज़ और वॉज असेसेबल एज अ कंपनी फॉर एनी असेसमेंट ईयर। कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसी एसोसिएशन, कोई भी ऐसी बॉडी विच इज़ और वॉज असेसेबल एज अ कंपनी फॉर एनी असेसमेंट ईयर, जिसे किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए हमने एज अ कंपनी माना है, वो भी कंपनी में आएंगी। पहले कौन सी आई, इंडियन कंपनी, फिर कौन सी आई, फॉरेन कंपनी भी कंपनी आएगी। फिर कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी जो कंपनी है नहीं है बट उसे टैक्स असेसमेंट के पर्पज़ के लिए हमने किसी भी असेसमेंट ईयर में कंपनी माना है, वो भी आएंगी। एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इंडियन और नॉन इंडियन, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी है जो चाहे एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, चाहे एज अ कंपनी नहीं भी इनकॉर्पोरेट हुई, चाहे वो इंडियन है चाहे नॉन इंडियन है, विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय CBDT एज अ कंपनी। बट उसे ना CBDT ने बोल दिया है कि तुझे हम कंपनी मानेंगे, तो वो भी कंपनी है। इन शॉर्ट अगर हम देखें कंपनी में कौन कौन आ रहे हैं, कंपनी में इंडियन कंपनी भी आ रही है, फॉरेन कंपनी भी आ रही है, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी जिसे हमने टैक्स पर्पस के लिए कंपनी माना है, वो भी आ रही हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी चाहे वो एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है नहीं हुई है, चाहे वो इंडियन है चाहे नॉन इंडियन है, बट उसे CBDT ने बोल दिया कि तू कंपनी है, तो वो भी हमारी कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। ये MCQ पॉइंट में बन के आ सकता है, व्हाट इज़ कंपनी। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा ना सबसे पहले इसमें इंडियन कंपनी का हमने देखा ना, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ इंडियन कंपनी। देखो, अब कंपनी अगर देखा जाए तो कंपनी कितने टाइप्स की होती है, इंडियन कंपनी होती है, डोमेस्टिक कंपनी होती है एंड फॉरेन कंपनी होती है। ये 3 तरह की कंपनियाँ, और एक और कंपनी होती है कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी मतलब इफ़ द कंपनी सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन इट इज़ सेट टू बी एन इंडियन कंपनी। अगर कोई भी कंपनी ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करती है उसे हम कहते हैं इंडियन कंपनी। कौन सी कंडीशन, सबसे पहले कंपनी शुड हैव बीन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ इन इंडिया। कंपनी इंडिया के किसी भी लॉ के अंडर या तो रजिस्टर हुई है या तो बनी है, फॉर्म्ड या रजिस्टर्ड। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बनी है या रजिस्टर्ड हुई है, एंड
रजिस्टर्ड ऑफिसर और प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी इन इंडिया, और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में है। अगर ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो हम आपको इंडियन कंपनी मानेंगे। कौन सी कंडीशंस है? 2। सबसे पहले आप इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हुए हो और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में सिचुएटेड है। अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो हम आपको इंडियन कंपनी मानेंगे। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कि आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग इफ़ देयर रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। मतलब कि हम कोई ऐसी कंपनीज़ हैं, अब ये देखो, इसे ध्यान से समझो। मैंने पहले बोला कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो ही आप इंडियन कंपनी बन पाओगे, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में है, बट आप बने नहीं हो, इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर नहीं हुए हो, फिर भी हम आपको इंडियन कंपनी मानेंगे फॉलोइंग केसेस में। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? कुछ केसेस में अगर आप ये दोनों कंडीशन नहीं भी सेटिस्फाई करते हो, सिर्फ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हो ना, तो भी आप इंडियन कंपनी कहलाए जाओगे। ठीक है, कौन सी? ये रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस वाली आप कंडीशन सेटिस्फाई करोगे ना सिर्फ, तो भी आप इंडियन कंपनी कहला लोगे। अब कौन से ऐसे केसेस हैं वो हम देखते हैं। अ कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल, स्टेट और प्रोविजनल एक्ट। सेंट्रल, स्टेट या प्रोविजनल एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी हमने कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की है, भले वो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग रजिस्टर नहीं है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 है ना इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग भले रजिस्टर्ड नहीं है, बट उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में है, तो भी हम इस कंपनी को इंडियन कंपनी मानेंगे। सेंट्रल, स्टेट, कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल, स्टेट और प्रोविजनल एक्ट। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी डिक्लेयर्ड बाय सीबीडीटी टू बी अ कंपनी। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हम उसे भी कंपनी मानते हैं जिसका इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या कोई भी बॉडी को सीबीडीटी ने बोल दिया कि आप कंपनी हो, तो उसे भी हम कंपनी मानते हैं ना। तो इस केस में अभी सीबीडीटी ने उसे डिक्लेयर कर दिया कंपनी है, तो मतलब वो इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग रजिस्टर नहीं हुई होगी। अगर आप इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग रजिस्टर नहीं ना हुए हो, बट आपका प्रिंसिपल ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है और आपको सीबीडीटी ने बोला है कि आप कंपनी हो, तो उसे हम इंडियन कंपनी मानेंगे। ठीक है। फॉर जम्मू एंड कश्मीर, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, पहले जम्मू एंड कश्मीर में अदर लॉज लगते थे, तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के लॉज के अकॉर्डिंग रजिस्टर हुए हो बट आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है ना, तो भी आपको इंडियन कंपनी मानेंगे। फॉर यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन दैट टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरीज जैसे दादरा, नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी, इनके लॉज के अकॉर्डिंग आप रजिस्टर हुए हो। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर नहीं हुए हो, बट आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, तो हम आपको इंडियन कंपनी मानेंगे। आपको इन केसेस में आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। समझ गए व्हाट इज़ इंडियन कंपनी? देखो बेटा, ये अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ फिर से। देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला कि कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी में कौन कौन आएंगे। तो कंपनी में इंडियन कंपनी आएंगी, कंपनी में फॉरेन कंपनी आएंगी, कोई भी एसोसिएशन जो कि किसी भी असेसमेंट ईयर में टैक्स पर्पस के लिए हमने उसे कंपनी माना था, और कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी जिसे सीबीडीटी ने कंपनी बोला है, वो सब कंपनी में आएगी। अब हमने कंपनी समझ लिया ना कि कंपनी क्या होती है। अब कंपनी की ना टाइप्स होती हैं, कंपनी को भी आगे बाइफरगेट किया हुआ है। कंपनी में इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन कंपनी क्या होती है। तो हमने इंडियन कंपनी देख लिया, ये समझ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी क्या है। डोमेस्टिक कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी or any other company which has made prescribed arrangement for declaration and payment of dividend within India। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब कोई भी इंडियन कंपनी मतलब इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी है ही है, और साथ में और कौन सी कंपनी को आप डोमेस्टिक कंपनी कहते हैं? कोई भी एनी अदर कंपनी मतलब चाहे वो फॉरेन कंपनी है, चाहे कोई भी कंपनी, किसी भी टाइप की कोई भी कंपनी है, बट उसने डिविडेंड डिक्लेरेशन या डिविडेंड पेमेंट के लिए प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट करके रखी है विद इन इंडिया।
वो हमारी डोमेस्टिक कंपनी कहलाई जाएगी। अब बेटा इसे डीप में समझने के लिए ना ये फाइनल में समझाया जाता है, इंटर में ये नहीं आता है हमें। इंटर में सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी है, बट फाइनल में इसके ऊपर फुल चैप्टर है, तो अभी इसे शॉर्ट में समझाना इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये हम फाइनल में ही समझेंगे। अभी के लिए आपको ये ऐसे याद ही करना पड़ेगा, कोई भी टीचर आपको ये डिटेल में नहीं पढ़ाएगा क्योंकि ये फाइनल का टॉपिक है। आप किसी भी टीचर की क्लास देख लो, ये कोई भी आपको डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, इंटर में तो एटलीस्ट नहीं पढ़ाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है डोमेस्टिक कंपनी का। मैं आपको ना डायरेक्ट अब चार्ट पे लेके चलती हूँ, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये रहा हमारा चार्ट, समरी चार्ट, दैट इज़ कंपनी। कंपनी देखो हमने दो में बाइफरगेट की है, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है? डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी, और अब इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी है ही है, और कौन सी कंपनी आती है? एनी अदर कंपनी विच हैज़ मेड प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया, ये होती है हमारी डोमेस्टिक कंपनी। और बाकी आती है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब अ कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, कंपनी जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, वो हमारे पास फॉरेन कंपनी हो गई। ठीक है, समझ आया आपको? कंपनी को हमने दो तरह में बाइफरगेट किया है। कंपनी होती है डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, जिसमें डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या? इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनी की हमने डेफिनेशन यहाँ समझ ली, व्हाट इज़ इंडियन कंपनी, है ना। और डोमेस्टिक कंपनी का और क्या मतलब? ये रहा डोमेस्टिक कंपनी में इंडियन कंपनी तो आती है, और कौन सी कंपनी आती है डोमेस्टिक कंपनी में? एनी अदर कंपनी जिसने डिविडेंड डिक्लेरेशन की विद इन इंडिया प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट करके रखी है। और दूसरी कंपनी हमारे पास कौन सी होती है? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब अ कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, वो हमारे पास फॉरेन कंपनी हो गई। लास्ट टाइप ऑफ कंपनी हमारे पास बचा है, दैट इज़ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब कि ऐसी कंपनीज जिसमें पब्लिक भी अपना इंटरेस्ट रखती हैं। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं? गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, एनपीओ, म्यूचुअल फंड फाइनेंस कंपनी, लिस्टेड कंपनी, कंपनी इन विच शेयर्स आर हेल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीडीटी। कंपनी, जिस कंपनी को सीबीडीटी ने बोल दिया कि तू कंपनी है और तू ऐसी कंपनी है जिसमें पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, तो वो तो फिर कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कंपनी ही बन जाएगी ना। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होती है? गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, म्यूचुअल फंड फाइनेंस कंपनी, लिस्टेड कंपनी, कंपनी इन विच शेयर्स आर हेल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीडीटी। यहाँ पे हमारे कितने पर्सन्स हो गए हैं? 3 टाइप के पर्सन्स हमारे कवर हो गए हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हमने कर लिया है इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, ये 3 हमने कवर कर लिए हैं अपने। अब हम देखने जा रहे हैं अपना फर्म। ये रहा हमारे पास अपना फर्म। फर्म का मतलब, फर्म जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट में फर्म की डेफिनेशन दी हुई है ना, फर्म मतलब पार्टनरशिप। ऑफ कोर्स जो पार्टनरशिप एक्ट में फर्म की डेफिनेशन दी है ना, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी फर्म की डेफिनेशन अलग है। अब कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं थी, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ने बोला मैं कंपनी की डेफिनेशन अलग से दूंगा, उसने कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं किया। बट उसने बोला कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप पार्टनरशिप एक्ट वाली ही मानो। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का मतलब relationship between parties, between persons who have agreed to share profits of business carried on by all or any of them acting for all। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, मैं इसे समझाने में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। द पर्सन who enters into such business are individually known as partners। जो भी पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, जो भी इसमें एंटर करते हैं, उसे इंडिविजुअली पार्टनर कहते हैं, और पूरे बिजनेस को हम फर्म कहते हैं। नॉर्मल सी बातें हैं, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। And the next one is a firm is though not have separate legal entity but has separate legal entity in the eyes of income tax act। अगर हम नॉर्मल लॉज के अकॉर्डिंग देखें तो पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। सिर्फ कंपनी एक ऐसा वर्ड है हमारे पास जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बट पार्टनरशिप फर्म की कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। जो टैक्स लगता है वो पार्टनरशिप फर्म को लगता है, पार्टनर्स को नहीं लगता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि फर्म की नॉर्मली कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, बट इनकम टैक्स की नज़रों में अगर देखा जाए तो फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी है।
सेम ट्रीटमेंट वुड बी एप्लीकेबल फॉर बोथ जनरल पार्टनरशिप एंड LLPs। अब वो बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में आप जनरल पार्टनरशिप भी इंक्लूड कर लो और LLP भी इंक्लूड कर लो। भले ही नॉर्मल लॉज के अकॉर्डिंग देखें तो पार्टनरशिप और LLP के प्रोविजंस अलग अलग हैं, बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जनरल पार्टनरशिप, LLP, पार्टनरशिप सबको एक ही नज़रिए से देखा जाता है, सबके टैक्स ट्रीटमेंट्स सेम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन अब हमारे पास 5th पर्सन पे हम आ गए हैं, दैट इज़ AOP BOI। AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब AOP और BOI में बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है जिसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं AOP। AOP का क्या बोलते हैं, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स combined together for common purpose, common action, and their object must be to produce income, they are accessible as an AOP, but they should not form a partnership। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स इकट्ठे आते हैं, किसके लिए आ रहे हैं, कॉमन पर्पस है उनका या कोई कॉमन एक्शन है, मतलब कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, इकट्ठे मिलके कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे उन्हें इनकम प्रोड्यूस हो। अब बेटा यहाँ पे एंड लिखा है, मतलब कि इनकम प्रोड्यूस होना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक साथ आ रहे हो किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए, चैरिटी करने के लिए आ रहे हो, तो वो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं माना जाएगा। आप एज अ AOP इनकम टैक्स एक्ट में एज अ AOP पर्सन नहीं माने जाओगे। अगर आप एक साथ आ रहे हो इनकम अर्न करने के लिए तो ही आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन माने जाओगे। दे आर असेसिबल एज एन AOP, और इसकी एक मेन कंडीशन है कि आप एक साथ आ तो रहे हो बट आप पार्टनरशिप नहीं बना रहे हो। देखो अगर आप पार्टनरशिप बना लोगे, अब देखो आप एक साथ आ रहे हो, इनकम अर्न करने के लिए आ रहे हो, बट आपने अगर पार्टनरशिप बना ली है तो वो तो फिर बेटे आप फर्म में जाओगे ना, AOP में कैसे आ जाओगे। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं AOP बनाने के लिए। क्या कंडीशंस हैं, सबसे पहले देयर शुड बी 2 और मोर पर्सन्स, 2 या उससे ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। ऑफ कोर्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन लिखा है तो एक इंसान एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो बना नहीं सकता। तो सबसे पहले कि 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए हु कंबाइन टुगेदर, जो कि एक साथ आ रहे हैं। क्यों साथ आ रहे हैं, किसी कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन एक्शन के लिए। क्यों करना है ये कोई भी कॉमन काम क्यों करना है उन्हें, एंड देयर मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू अर्न इनकम, क्योंकि उन्हें इनकम अर्न करनी है। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है ना आपके पास, ये नहीं है ना अगर, तो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही नहीं बन पाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको इनकम अर्न करनी पड़ेगी। अगर इनकम अर्न कर रहे हो तो ही आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। अगर आप इनकम नहीं अर्न कर रहे हो, बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, तो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं कहलाएगा। एंड मेन बात ये भी है कि दे शुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पार्टनरशिप बना दिया फिर तो आप फॉर्म में जाओ ना, इधर क्या करने आ रहे हो। ठीक है, क्या कंडीशन है, सबसे पहले 2 पर्सन्स एक साथ काम कर रहे हैं मिलके इनकम अर्न करने के लिए और वो पार्टनरशिप नहीं बना रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखी है आपको समझाने के लिए। राम है, श्याम है, एक साथ आ रहे हैं, 200-200 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका वर्क हो गया, कॉमन पर्पस हो गया, 200-200 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, शेयर्स बाय करना चाहते हैं, ये इनका शेयर्स हो गया कॉमन पर्पस। ये रहा कॉमन पर्पस, हमारे पास शेयर्स बाय करना चाहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का वो शेयर्स बाय करना चाहते हैं, तो दोनों 200-200 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 400 का एक शेयर है। अब ये इसका शेयर में कॉमन पर्पस का मेन मोटिव क्या है, इनकम कमाना, दैट इज़ डिविडेंड। शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो इन्हें डिविडेंड आएगा ना, तो इनका मेन मोटिव तो इनकम कमाना है ना, डिविडेंड है। तो कॉमन पर्पस भी है, डिविडेंड भी है, पर पार्टनरशिप नहीं है। साफ दिख रहा है ये पार्टनरशिप तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर सोचो यहाँ पे इनकम वाला कंसेप्ट ना होता तो उस केस में ये कभी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं बना पाते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, BOI। BOI का मतलब क्या है, BOI मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु जॉइन टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस वेदर और नॉट टू अर्न इनकम। अब आप इंडिविजुअल हो, BOI मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई भी इंडिविजुअल्स, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स एक साथ आ रहे हैं, ज्वाइन टुगेदर, किसी भी कॉमन पर्पस के लिए आ रहे हैं। आपका मेन मोटिव चाहे इनकम अर्न करना है चाहे इनकम अर्न करना नहीं है, आपको BOI में माना जाएगा। पर्सन हु मेयरली रिसीव इनकम जॉइंटली, अब BOI में एग्जाम्पल आ सकती है,
यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। ये था राम, ठीक है, इसके 2 सन्स थे, लखन और श्याम, इसके 2 सन थे, ठीक है। अब इसकी हो जाती है डेथ, मर जाता है। तो अभी इसे ना कहीं से आ रही थी, इसका एक हाउस था जिसे इसने रेंट पे चढ़ाया हुआ था, वहाँ से आ रही थी इसे रेंटल इनकम, रेंटल इनकम आ रही थी अब इसे, ठीक है। अब इसे रेंटल इनकम आ रही थी, बट अब ये मर गया, अब ये इनकम इसके सन को जाएगी, इसके 2, अब ये इनकम ये दोनों सन को जाएगी, है ना, बिकॉज दोनों ही लीगल हायर्स हैं। तो ये 2 पर्सन्स इनकम रिसीव करने के लिए आपस में जुड़ गए ना, ये 2 पर्सन इनकम रिसीव करने के लिए आपस में जुड़ गए ना, तो ये क्या बन गए, बॉडी ऑफ एसोसिएशन। देखो इनका खुद का मेन मोटिव नहीं था इकट्ठे आना, इन्हें आना पड़ा। इनका मेन मोटिव इनकम अर्न करना भी नहीं था, इनकम इन्हें अपने आप रिसीव हो रही है, किसी भी कॉमन पर्पस के लिए नहीं इकट्ठा है, मतलब इन्होंने इंटेंशनली कोई बिजनेस नहीं फॉर्म किया, ना ही इनकी कोई पार्टनरशिप है, बस आ गए इनकम इकट्ठे रिसीव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, बॉडी ऑफ एसोसिएशंस हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम डिफरेंस देखते हैं एओपी और बीओआई में, आपको अच्छे से समझ आएगा। बीओआई और एओपी में डिफरेंस देखते हैं। बीओआई सिर्फ इंडिविजुअल बना सकते हैं, मेन बात बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स लिखा है ना, इसके नाम से समझ आ रहा है कि जो बीओआई बनाएंगे, वेट अ मिनट, जो बीओआई बनाएंगे वो सिर्फ इंडिविजुअल्स बना सकते हैं और कोई भी नहीं बना सकते, क्योंकि इसके नाम में लिखा है ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी द मेंबर। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर बन सकते हैं, बट वहीं हम एओपी की बात करें तो एनी पर्सन कैन बी द मेंबर, मतलब कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है। अब देखो हमने यहाँ पे पढ़े थे अपने पर्सन्स की डेफिनेशन, है ना। अब देखो अगर आपको एओपी बनानी है तो एचयूएफ कंपनी मिलके भी एओपी बना सकते हैं, कंपनी या एजेपी मिलके भी एओपी बना सकते हैं, लोकल अथॉरिटी या कंपनी मिलके भी एओपी बना सकते हैं, मतलब इनमें से कोई भी पर्सन्स मिलके भी एओपी बना सकते हैं और इंडिविजुअल्स आपस में मिलके भी एओपी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको इंडिविजुअल होना पड़ेगा, बट बीओआई बनाने के लिए आपको इंडिविजुअल होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इंडिविजुअल ही बीओआई बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिफरेंस का, कॉमन विल में और मे नॉट बी प्रेजेंट। कॉमन विल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, और यहाँ पे मेंबर्स वॉलेंटरली गेट टुगेदर विद कॉमन इंटेंशन और पर्पस। इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे बीओआई था और यहाँ पे हमारे पास एओपी था। एओपी में मेंबर्स खुद से अपनी इच्छा से, वॉलेंटरली मतलब अपनी इच्छा से एक साथ आते हैं, टुगेदर एक साथ आते हैं किसी भी कॉमन इंटेंशन या पर्पस के लिए। अब एओपी में हमने देखा था यहाँ पे कि ये जो मेंबर्स हैं ना, ये वॉलंटरली आ रहे हैं, अपनी इच्छा से आ रहे हैं, राम श्याम अपनी इच्छा से एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, इस कॉमन पर्पस के लिए वो अपनी इच्छा से आ रहे हैं। बट अगर हम वहीं देखें बीओआई की बात देखें, तो हमने इसकी जो एग्जांपल भी देखी थी उस अकॉर्डिंग भी देखें, तो वो कॉमन विल उनकी प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से भी आ सकते हैं, बट हमने जो एग्जांपल देखी थी उसमें वो अपनी मर्ज़ी से नहीं थे आ रहे, ठीक है। तो बीओआई में हो सकता है कि वो अपनी मर्ज़ी से आए और हो सकता है कि वो अपनी मर्ज़ी से ना आए, तो ये डिफरेंस है हमारा एओपी और बीओआई में। नेक्स्ट हमारे पास पर्सन है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी पता ही है आपको, म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी, बोर्ड ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स, ये लोकल अथॉरिटी सिंपल है। लीगली इंटाइटल, वेट अ मिनट, local authority means municipal committee, district board, municipality, body of port commissioner etc. legally entitled by government with control and management of municipal and local funds. म्यूनसिपल या लोकल फंड्स को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने इन लोगों को पावर दी होती है, इसे हम कहते हैं लोकल अथॉरिटी। सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता होता है व्हाट इज़ लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एजेपी। अब देखो इसमें कौन से आते हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन आर एंटिटीज़ विच आर नॉट नेचुरल पर्सन, जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है,
बट हैज़ अ सेपरेट एंटिटी इन आइज ऑफ लॉज, बट लॉ की नज़रों में इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट ये कंपनी नहीं है, याद रखना, कंपनी हमारे पास अलग से है, ये कंपनी नहीं है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब कि ये नेचुरल पर्सन तो नहीं है, इनकी लॉ की नज़रों में सेपरेट एंटिटी है। इतना देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कंपनी है। मे नॉट बी डायरेक्टली स्यूड, इन्हें डायरेक्टली कोई भी स्यू नहीं कर सकता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बट दे कैन बी स्यूड थ्रू पर्सन मैनेजिंग दैम, पर जो पर्सन इन्हें मैनेज कर रहे हैं ना, उनके थ्रू इन्हें स्यू किया जा सकता है। तो भाई आपको देखने में डेफिनेशन सेम कंपनी की लग रही होगी, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंपनी की डेफिनेशन नहीं है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में हमारे पास आते हैं आइडल, भगवान की मूर्तियाँ होती हैं ना जो, वो अब देखो वो भगवान की मूर्तियाँ अलग से इनकम कमा रही हैं। मैं किसी भी रिलीजन को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल से आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अब देखो मंदिरों में जाओ तो वो भगवान के नाम पे लोग पैसे चढ़ा के जाते हैं, वो किसी भी पर्सन की इनकम नहीं है, वो वहाँ के पुजारी की इनकम नहीं है, वो टेम्पल का जो भी जिसने बनाया है टेम्पल उसकी इनकम नहीं है, वो किसकी इनकम है, वो वहाँ के आइडल जो वहाँ पर मूर्तियाँ पड़ी हैं उनकी इनकम है। तो वो लॉ की नज़रों में वो नेचुरल पर्सन तो नहीं है, वो लॉ की नज़रों में सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, और उन्हें कोई अब मूर्ति को जाके कोई डायरेक्टली स्यू कर सकता है, नहीं कर सकता है, बट जो पर्सन उन्हें मैनेज कर रहे हैं उन्हें स्यू कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में कंपनी नहीं आएंगी, बट बाकी अदर पर्सनस आएंगे जिनकी लॉ की नज़रों में सेपरेट एंटिटी है, बट वो नेचुरल पर्सन नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पर्सनस को लेके यहाँ पे हमारे पास। On the basis of a well-settled principle that Crown cannot be charged to tax, it can be said that unless otherwise specifically mentioned, the union government cannot be taxed in India। ये बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है कि आप क्राउन मतलब जो पहले ज़माने में किंग होते थे ना, अब किंग को ही आप टैक्स लगा दोगे। किंग तो खुद टैक्स इकट्ठा कर रहा है लोगों से, पहले ज़माने से ही ये टैक्स चलता आ रहा है। पहले जैसे हम कर्ज़ कहते थे, तो पहले भी ये मुग़लों के ज़माने से कर्ज़ वगैरह चलता आ रहा है। तो जो राजा खुद ही टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसे कोई कैसे टैक्स डाल देगा, तो वो पहले से प्रिंसिपल चलता आ रहा है कि क्राउन कैन नॉट बी चार्ज टू टैक्स। उसी के बेसिस पर आज भी ये प्रिंसिपल चल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मेन बात लिखिए अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशनड, किसी लॉ में जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि इस एरिया में यूनियन गवर्नमेंट से भी टैक्स लेना है, वहाँ पे आप यूनियन गवर्नमेंट से टैक्स ले सकते हो, बट नॉर्मल केसेस में यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट बी टैक्सड इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एंड BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन shall be deemed to be a person whether or not such are formed with the object of driving income। अब जो BOI है, लोकल अथॉरिटी है, AJP है, अगर आप इनकम अर्न करने के लिए नहीं बने हो, नॉर्मल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बन गया है, कोई भी इनका पर्पस इनकम अर्न करना नहीं है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का भी कोई भी पर्पस इनकम अर्न करना नहीं है। लोकल अथॉरिटी है, उसका भी पर्पस कोई इनकम अर्न करना नहीं है, लोगों को सेवा करना है। तो इन केसेस में अगर आपका पर्पस इनकम अर्न करना नहीं है ना, फिर भी हम आपको पर्सन मानेंगे। आप आके ये नहीं कह सकते कि भाई देखो हम तो इनकम अर्न कर नहीं रहे हैं, तो आप हमें इनकम टैक्स की नज़रों में पर्सन कैसे कह दोगे। पर्सन आप हो, बाद में आप पे टैक्स नहीं लगेगा वो बाद की बात होगी, बट आप पर्सन तो माने जाओगे इनकम टैक्स में। ठीक है, अब यही पर्सन्स के, यही जो हमारे पास पर्सन्स है ना, रुको एक दिखाती हूँ मैं आपको। यही जो हमारे पास अब ये पर्सन्स है ना, यही 7 पर्सन्स अगर असेसी की डेफिनेशन पूरी कर देते हैं ना, तो यही पर्सन असेसी बन जाते हैं। बट अगर ये असेसी की डेफिनेशन पूरी नहीं करते हैं तो ये पर्सन्स हमारे पास सिर्फ पर्सन्स ही रह जाते हैं। समझ रहे हो, जैसे ये कंपनी है, कंपनी एक पर्सन बन गई है, ठीक है, बट अगर ये असेसी की डेफिनेशन भी पूरी कर सकती है, मतलब कि जैसे ये डीम्ड असेसी हो जाएगी या असेसी इन डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, या तो इसके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा होगा, या इसका कोई भी सम या टैक्स पेएबल होगा, तो उस केस में ये असेसी बन जाएगी। बट अगर ये असेसी की डेफिनेशन पूरी नहीं कर रही है तो ये पर्सन की पर्सन ही रहेगी। वही सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है कि ये जो AJP है, ये रहा AJP आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी है AOP BOI है, अगर ये इनकम नहीं भी अर्न कर रही हैं तो मतलब ये असेसी नहीं बनेंगी, बट ये पर्सन तो बनेंगी ना। समझ गए।
नेक्स्ट, अब हमने अपना मेन टॉपिक ख़त्म कर लिया, दैट इज़ पर्सन्स। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये देखते हैं। डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग। जो हमने अभी पर्सन्स की डेफिनेशन पढ़ी ना पूरी, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये कौन से पर्सन की डेफिनेशन में फॉल होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब या इसके नाम से दिख रहा है, देखो यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिखा है ना, मतलब आप सब आराम से बता सकते हो। इसे मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। सब आराम से बता सकते हो ये कौन सा पर्सन है हमारे पास, लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड। अब बैंक को अगर हम देखें तो ये कंपनी की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक कंपनी है ना बैंक हमारे पास, लिमिटेड वर्ड लिखा है बेटा, साफ पता चल रहा है ये कंपनी है। वहाँ से भी पता चल रहा है, लिमिटेड वर्ड से कोई समझदार होगा तो वो लिमिटेड वर्ड से पहचान जाएगा कि ये कंपनी है। बट अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड हमारे पास कंपनी की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कंपनी। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन एक इंसान है, एजेपी तो नहीं है क्योंकि ये एक इंसान है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग है। एचयूएफ भी नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थोड़ी है ये भाई। उसके बाद हमने एक पढ़ा था एओपीबीवाई भी नहीं है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी नहीं है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी नहीं है। दो ग्रुप थोड़ी मिलके एक अकेले अकेले इंसान के बारे में बताया हुआ है। तो ये क्या है हमारे पास, इंडिविजुअल है ये हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब यहाँ पे भी देखो लिमिटेड वर्ड आ गया। अब अकेला अमिताभ बच्चन ही रहा, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब ये क्या हो गई, अब हमारे पास कंपनी हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास अ जॉइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम एंड सन लव कुश। जॉइंट फैमिली बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नो डाउट। कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी, अब ये हमारे पास कंपनी नहीं है, ध्यान से देखो तो ये हमारे पास कंपनी नहीं है। कंपनी की डेफिनेशन ये नहीं सेटिस्फाई कर रही है। क्या है, एचयूएफ है नहीं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है नहीं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है नहीं। क्या है ये हमारे पास, ईजेपी है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है ये। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होते हैं। मिट गया वो, आई होप आपने लिख लिया होगा। एक्स एंड वाई हु आर लीगल हायर्स ऑफ जेड। एक्स एंड वाई, अब दो पर्सन मिल गए हैं, एक जेड पर्सन था उसके लीगल हायर्स हो गए हैं एक्स एंड वाई। मेरी एग्जांपल थी वहाँ से आपको याद आ रहा होगा, राम था उसकी डेथ हो गई थी, उसके दो सन थे श्याम एंड लखन। तो क्या है ये हमारे पास, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, कंपनी नहीं है, एक अकेले पर्सन का बिजनेस है। तो ये क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी भी हो सकता था बट यहाँ पे उन्होंने बिजनेस लिख दिया ना, मतलब ये कंपनी नहीं है। ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल है। पार्टनरशिप बिजनेस, ऑफ कोर्स फर्म, ये तो कोई भी बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी हमें आपको स्टेटस ही बताना है कि कौन से पर्सन्स की डेफिनेशन में फॉल हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉरपोरेशन, कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ऑफ कोर्स लोकल अथॉरिटी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पता चल जाता है। आईसीआईसीआई लिमिटेड, कंपनी, लिमिटेड वर्ड से पता चल गया हमें, है ना। मिस्टर वी मुंदरा, एक इंसान का नाम लिखा है, इंडिविजुअल। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑफ कोर्स कंपनी। अ जॉइंट फैमिली, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिर भी हम पढ़ लेंगे, ऑफ श्री विकास, श्रीमती विकास एंड देयर सन मोहक, ऑफ कोर्स एचयूएफ।
वेस्ट बंगाल काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। अब ये क्या है हमारे पास, कंपनी नहीं है तो क्या है हमारे पास, ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या BOI तो कहते ही नहीं है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी नहीं है ये हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। X एंड Y हु आर लीगल हायर्स ऑफ Z, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सेम आ गया ये तो, मैं इसे इरेज कर रही हूँ क्योंकि हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, इंडिविजुअल है, कंपनी नहीं है। अगर यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी लिखा होता तो उसे हम कंपनी में लेते। पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ कोर्स ये बात है फर्म। आई होप आपको भी पर्सन्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये अगर आपको आएगा तो ये आपको आएगा MCQ में, आपको ऐसे पूछ लेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस कौन से पर्सन की डेफिनेशन में जाएगा फर्म में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक में चलते हैं, दैट इज़ हेड्स ऑफ इनकम। पूरे अपने डायरेक्ट टैक्स में हम यही पढ़ने वाले हैं, हेड्स ऑफ इनकम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, ऑल इनकम ऑफ अ पर्सन शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 5 हेड्स। पर्सन की जितनी भी इनकम हो सकती है उसे पूरे टैक्स में इन्हीं 5 हेड्स के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी एंड PGBP। ये पूरे हेड्स हमारे 5 चैप्टर बनने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स में, और इनके 5 मेन क्वेश्चन भी पेपर में आने वाले हैं। तो ये हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ लेंगे, व्हाट आर दीज हेड्स। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ इनकम वर्सेस हेड्स ऑफ इनकम। ये आपको अब ध्यान से समझना पड़ेगा। सोर्सेज ऑफ इनकम और हेड्स ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस है ये आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग के बेस पर समझ आ जाएगा। अब ये मैंने एक बास्केट ली है, इसमें डिफरेंट सर्कल्स बनाए हुए हैं। अब ये क्या बता रहा है अगर हम ये वाले सर्कल को देख के चलें तो ये जो मेरे को कार से इनकम हो रही है, लैंड से इनकम हो रही है, चलो इससे भी पहले हम समझते हैं, इससे समझते हैं। अब ये मेरे पास पूरा, मेरे को ये एक पूरा जो दिया हुआ है ना, मेरे को बिज़नेस 1 से इनकम हो रही है, बिज़नेस 2 से इनकम हो रही है, बिज़नेस 3 से इनकम हो रही है, मेरे को 3 बिजनेस से इनकम हो रही है। तो ये डिफरेंट बिजनेस से इनकम हो रही है ना, ये मेरे हैं सोर्सेज ऑफ इनकम। बट इस पूरी इनकम को अगर हम क्लब कर दें तो मतलब मुझे कहाँ से इनकम हो रही है, PGBP से, इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। तो PGBP हो गया हमारा हेड ऑफ इनकम। बट ये जो डिफरेंट बिजनेस है ना मेरे पास, ये हो गया मेरे पास सोर्सेज ऑफ इनकम। तो हेड्स ऑफ इनकम सिर्फ 5 ही होते हैं, बट अगर हम सोर्सेज ऑफ इनकम देखें तो वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। उसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो मेरे पास कितनी हाउस है, एक घर है, 2 घर है, मैंने दोनों घर को रेंट पे चढ़ाया हुआ है, मेरे को इनकम आ रही है, तो मेरे पास 2 सोर्सेज ऑफ इनकम हो गए। बट इन दोनों घरों की इनकम एक जगह पे क्लब की जाएगी, दैट इज़ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। तो दैट इज़ हाउस प्रॉपर्टी हमारा हेड ऑफ इनकम है। सोर्सेज ऑफ इनकम और हेड्स ऑफ इनकम में आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। मतलब कि जिस जगह से मुझे इनकम अर्न हो रही है वो हमारे हो जाते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम। ये घर, ये बिज़नेस 1 2 3, ये कार, ये लैंड, ये मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम है। मतलब जहाँ से भी मुझे इनकम अर्न हो पा रही है, मतलब वो मेरा सोर्स है, वहाँ से इनकम आ रही है। बट एक तरह की इनकम को हम एक हेड के अंदर क्लब कर देते हैं। हमारे पास टोटल 5 ही हेड्स हैं, ये वाले। एक तरह की इनकम को हम इन 5 में से किसी भी हेड के अंदर क्लब कर देते हैं, तो दैट इज़ हेड्स ऑफ इनकम। जो जहाँ से भी इनकम अर्न कर रहे हैं दैट इज़ सोर्सेज ऑफ इनकम, बट जिस एक हेड के अंदर उन्हें क्लब किया जाएगा दैट इज़ हेड्स ऑफ इनकम। आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक मेन बात लिखी है, मॉड्यूल इलस्ट्रेशन सेकंड, डोंट ट्राई। यहाँ पे डेंजर का साइन भी बना रखा है मैंने। जो भी मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन हमें सेकंड दे रखी है ना, उसे बेटा ट्राई मत करना। उसमें उन्होंने हमसे यही पूछा हुआ है कि आप बताओ कि कौन सी इनकम कौन से हेड के अंदर जाएगी। जब तक आप हेड्स ऑफ इनकम चैप्टर नहीं पढ़ोगे आप नहीं बता पाओगे कि कौन सी इनकम कौन से हेड के अंदर जाएगी। जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे कहाँ लगेगा। आपको ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात होती है, तो अभी के लिए इसे मत ट्राई करना। आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा कि मैम ने क्या पढ़ा दिया, हमें तो आ ही नहीं रहा है। वो बेटा नहीं आएगा, आपको सारे हेड्स पढ़ने के बाद ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम या प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये भी मैं आपको पूरा टैक्स खत्म होने के बाद ये बताया जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। जब आप वो पूरे हेड्स पढ़ लोगे ना कि सैलरी में इतनी इनकम जाएगी, PGBP में इतनी जाएगी, कैपिटल गेन में इतनी जाएगी, तभी आप ये ग्रॉस टोटल इनकम वगैरह निकाल पाओगे। अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट इज़
डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स मैनेजमेंट। अब ये आपको 7 मार्क्स के थियोरी क्वेश्चन में पूछ सकता है बड़े आराम से, क्योंकि इसमें थोड़ा कंटेंट भी है, तो ये थियोरी क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसे हम समझ लेंगे, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स मैनेजमेंट। ये हम अपनी एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब बेटा मेरे पास ये जो बना हुआ है ना, ये पूरा चार्ट फॉर्मेट में बना हुआ है, जो भी इसका डिफरेंस है, तो मेरे को अपना फ़ोन मूव करना पड़ेगा। ये देखो, ये ऐसे चार्ट में बना हुआ है, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसे ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ट में बनना था तो वो वैसे बन नहीं सकता था। सबसे पहले अगर हम देखें अपना टैक्स प्लानिंग, तो मैंने बोला है मैं इसे आपको ना एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, बड़ा ही अच्छा आपको समझ आएगा। इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हम इसका पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं ये इसमें मेरे पास एग्जाम्पल है कि ना, मम्मी होती है अपने बेटे को कहती है कि इसके अब ना एक हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। ये है मेरे पास सीता, ये मदर है, ठीक है। इसके 4 सन्स हैं, 2, 3 एंड 4, ये 4 सन्स हैं इसके, ठीक है। एक है हमारे पास, इसका सन है टैक्स प्लानिंग, एक सन है हमारे पास टैक्स अवॉइडेंस, एक सन है हमारे पास टैक्स इवेजन, और एक सन है हमारे पास टैक्स मैनेजमेंट। अभी हमें इसी स्टोरी के थ्रू ये पूरे कंसेप्ट समझ लेने हैं, ठीक है। अभी सीता ना अपने बच्चों को कहती है, अपने चारों सन्स को कहती है कि बाहर बेटा हो रही है बारिश, अगर आप बाहर खेलने जाओगे तो आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, इसलिए आप घर बैठो, मैं आपको ना घर बैठे लड्डू बना के देती हूँ, आप लड्डू खाना, ठीक है। ये है मेन हमारे पास सीता की लाइन। मतलब सीता मतलब हमारे पास जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, सीता ने क्या बोल दिया, इनकम टैक्स एक्ट ने क्या प्रोविज़न दे दी, इस तरह से समझो इसे। सीता ने बोल दिया कि बेटा बाहर हो रही है बारिश, आपको बाहर खेलने नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप बाहर खेलने गए तो आपके कपड़े हो जाएंगे ख़राब, इसलिए आप घर बैठो, मैं आपको ना लड्डू बना के देती हूँ, आप वो लड्डू खाना, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स एक्ट ने अपनी एक प्रोविज़न दे दी हमें। अब उसके बाद ये 4 बच्चे हैं, ये देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम बात करें टैक्स प्लानिंग की। टैक्स प्लानिंग वाला क्या कहता है कि मैं ना बाहर खेलने नहीं जाऊंगा, मैं ना घर बैठ के खाता हूँ लड्डू का फ़ायदा उठाता हूँ, मैं मज़े करता हूँ लड्डू खा के, दैट इज़ टैक्स प्लानिंग। उसने बात मानी और जो एडवांटेज मिल रहा है उसका उसने बेनिफिट उठाया। नेक्स्ट है टैक्स अवॉइडेंस। अब इसने क्या, इस बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, ये कहता है कि मम्मी ने बोला बाहर खेलने नहीं जाना है, क्योंकि बाहर खेलने से कपड़े हो जाएंगे ख़राब, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर खेलने जाता हूँ बट मैं कपड़े ख़राब करके नहीं आऊँगा। तो वो मम्मी को बोलता है कि मम्मी देखो मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ बट देखना मैं कपड़े ख़राब करके नहीं आऊँगा। तो वो बाहर खेलने जाता है और वो कपड़े ख़राब करके नहीं आता है। तो मतलब जो उसकी मम्मी की बात में एक लूप होल था कि उसकी मम्मी ने सिर्फ इतना बोला था आपको बाहर खेलने जाओगे तो आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो उसने उस लूप होल का फ़ायदा उठा लिया। उसने बोला कि मम्मी ने ये नहीं बोला कि आपको बाहर खेलने नहीं जाना है, मम्मी ने इतना बोला कि आप बाहर खेलने जाओगे तो आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो मैं बाहर खेलने जाता हूँ बट मैं अपने कपड़े ख़राब नहीं करूँगा। तो उसने ये हो गया हमारे पास टैक्स अवॉइडेंस। उसके बाद मेरे पास आ गया टैक्स इवेजन। ये क्या बोलता है, ये ना मम्मी से छुप कर चोरी बाहर खेलने जाता है और बाहर खेल के आके कपड़े भी ख़राब होते हैं उसके। ये होता है हमारे पास टैक्स इवेजन। और टैक्स मैनेजमेंट क्या बोलता है, ये कहता है कि चलो मैं तो बड़ा आज्ञाकार बच्चा हूँ, मैंने मम्मी ने बोल दिया कि बाहर खेलने से कपड़े ख़राब हो जाएंगे तो मैं बस घर ही बैठूँगा, मैं कोई बाहर नहीं खेलूँगा। ना इसने लड्डू का लालच किया, बस इसने अपनी मम्मी की बात चुपचाप मान ली और घर बैठ के आराम से पढ़ रहा है। ये थे हमारे पास 4 बच्चे। अब इसे हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसमें क्या बोलने जा रहा है। टैक्स प्लानिंग को अगर हम देखें तो इट इज़ अ वे टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट। इसे मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। टैक्स प्लानिंग क्या है हमारे पास, डेफिनेशन हम सबसे पहले देख रहे हैं। इट इज़ अ वे टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ प्रोविजन ऑफ
एक्ट, जो भी प्रोविज़न ऑफ एक्ट थे उसका फुल एडवांटेज उठाते हुए यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी को ये रिड्यूस करता है। जैसे कि हमने देखा था कि मम्मी ने बोला था कि मैं आपको लड्डू दूंगी, तो उसने उस लड्डू का बेनिफिट उठाया, तो उसने उस लड्डू का बेनिफिट उठाया। तो इसी में ये यही बोल रहा है टैक्स प्लानिंग में कि वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को, टैक्स प्लानिंग में असेसी अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है बाय टेकिंग द फुल एडवांटेज ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट। मतलब एक्ट में कुछ एग्जम्पशंस दी होंगी हमें, कुछ एग्जम्पशंस दी होंगी हमें एक्ट में। एग्जम्पशंस हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। कुछ एग्जम्पशंस दी होंगी, कुछ डिडक्शंस दी होंगी हमें, अपनी इनकम से कुछ हम डिडक्शंस ले सकते होंगे। तो ये इन चीज़ों का फुल फ़ायदा उठा के, फुल बेनिफिट उठा के जो असेसी अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है उसे हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग। इससे आपको याद रखना है लड्डू का बेनिफिट उठाया उसने। नेक्स्ट है टैक्स अवॉइडेंस। इसमें हमने क्या देखा था कि ना इसने सोचा कि मम्मी ने बोला कि कपड़े ख़राब नहीं होने चाहिए तो मैं बाहर खेलूँगा पर मैं कपड़े ख़राब करके नहीं आऊँगा। तो इसने क्या किया, इट इज़ एन एक्सरसाइज बाय विच द असेसी टेक्स एडवांटेज ऑफ लूप होल प्रेजेंट इन द एक्ट। एक्ट में जो लूप होल्स प्रेजेंट है ना उसका फ़ायदा उठाता है। मम्मी ने बोला था कि बाहर खेलने से कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो मम्मी ने बाहर खेलने से मना नहीं किया है, तो मैं बाहर खेलने जाऊँगा बट मैं कपड़े ख़राब करके नहीं आऊँगा। तो इसने जो लूप होल था ना कि मम्मी ने ये नहीं बोला कि बाहर खेलने ही नहीं जाना, उस लूप होल का इसने फ़ायदा उठा लिया। दैट इज़ टैक्स अवॉइडेंस। लूप होल का फ़ायदा उठा के अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स इवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स इवेजन में क्या बोला है, इट इज़ एन इलीगल वे। इसमें क्या था कि वो चोरी चोरी घर से बाहर खेलने गया और कपड़े भी ख़राब करके आया। इट इज़ एन इलीगल वे, ये इलीगल वे है टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी। इसमें टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस की जाती है किस तरह से, इलीगल वे से। कैसे, या तो डेलिबरेटली सप्रेसिंग इनकम, मतलब डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के अपनी इनकम को कुछ छिपा दिया, कुछ इनकम आपने शो ही नहीं की कि मुझे ये इनकम हुई है, आपने अपना एसेट सेल कर दिया कि आप ये शो ही ना हो कि मेरे पास ये एसेट है। इंक्रीजिंग आपने अपने झूठे एक्सपेंस दिखा दिए। ये सारे इलीगल वे से आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करते हो, जिसकी वजह से आपकी टोटल इनकम रिड्यूस हो जाती है और जिसकी वजह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसे हम कहते हैं टैक्स इवेजन। अब टैक्स मैनेजमेंट क्या, उसने चुपचाप मम्मी की बात वाली जो मम्मी ने बोला था, इसे ना लड्डू का लालच किया ना कुछ। मतलब इट इज़ अ प्रोसीजर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इसमें आप लॉ के प्रोविजन के साथ कंप्लाई करते हो। जो भी आपको, इट इज़ अ प्रोसीजर है, ये ऐसा प्रोसीजर है जो भी लॉ ने प्रोविजंस दे रखे हैं ना उसकी हम प्रॉपर कंप्लायंस करते हैं। पूरा देखते हैं कि लॉ ने बोला ये वाली इनकम इतने पे टैक्स होगी, ये इतना डिडक्शन लेना, इतना पूरा प्रॉपर कंप्लाई करते हैं। दैट इज़ टैक्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे देखें टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, इन तीनों में ही हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जांपल से हटके नॉर्मल बात करते हैं, बड़ी बच्चों वाली हरकतें हो गई, अब थोड़ा प्रोफेशनल हरकतें कर लेते हैं। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, तीनों में ही हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम बेनिफिट लेते हैं, जो भी एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, प्रोविजंस ऑफ लॉ में जो भी हम बेनिफिट दे रखे हैं, एडवांटेज दे रखे हैं, उनका पूरा बेनिफिट उठा के हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम लूप होल्स का बेनिफिट उठा के टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम इलीगल वे से अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं। तीनों में ही हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करें। बट ये जो टैक्स मैनेजमेंट है ना, इसमें हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं करते हैं, इसमें हम प्रॉपर प्रोविजंस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको तीनों का डिफरेंस, मीनिंग समझ आ गया। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट है फीचर। फीचर में क्या बोल रहा है, इट इज़ अ प्रैक्टिस टैक्स प्लानिंग, इट इज़ अ प्रैक्टिस, टैक्स प्लानिंग इज़ अ प्रैक्टिस टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ लॉ विद इन द मॉरल फ्रेमवर्क। हम मॉरल फ्रेमवर्क में रह के, क्योंकि खुद बोला है टैक्स, खुद इनकम टैक्स एक्ट ने बोला है कि ये डिडक्शन ले लो, ये एग्जम्पशन ले लो, तो मॉरल फ्रेमवर्क में रह के हम पूरा बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है, टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ लॉ के प्रोविजन को मॉरल फ्रेमवर्क में रह के हम काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, टैक्स अवॉइडेंस में क्या करते हैं, अवॉइडेंस ही है ना, एक मिनट, हाँ, टैक्स अवॉइडेंस में हम क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं ना, ओके। टैक्स अवॉइडेंस में इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। हम यहाँ पे लॉ को बेंड कर देते हैं। मम्मी की बात को मैंने घुमा दिया, मम्मी की बात को काटा नहीं मैंने। मम्मी ने बोला था कि कपड़े ख़राब नहीं होने चाहिए, कपड़े नहीं ख़राब हुए, बस मैंने उसे घुमा के अपना फ़ायदा भी निकाल लिया, मम्मी का काम भी हो गया। ठीक है, तो मतलब मैंने लॉ को बेंड कर दिया, लॉ को मरोड़ दिया बिना उसे तोड़ा नहीं मैंने लॉ को। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स इवेजन,
ये क्या है, इट इज़ इलीगल, ये काम ही इलीगल है, मम्मी की बात ही नहीं मानी मैंने तो पूरी की पूरी, तो ये इलीगल वर्क है, ठीक है। इलीगल वजह से हम सारा अपने टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करें ना, तो इट इज़ इलीगल। नेक्स्ट है मेरे पास टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपना टैक्स डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन का अभी जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा टैक्स के लिए, उसके लिए हम एक पूरा प्रॉपर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब टैक्स मैनेजमेंट कर रहे हैं हम, एक डिपार्टमेंट रखे हैं, एक उसमें ऑफिसर बिठा रहे हैं जो कि पूरा टैक्स के प्रोविजन रिलेटेड सारा ध्यान रखेगा, दैट इज़ टैक्स मैनेजमेंट। इट इज इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम देखें ऑब्जेक्ट। टैक्स प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, जनरली अराइजन इन लॉन्ग रन। टैक्स प्लानिंग ऑफ कोर्स लॉन्ग रन में ही करते हैं हम, शॉर्ट रन में तो करेंगे नहीं। नेक्स्ट ये जो टैक्स अवॉइडेंस है जनरली शॉर्ट रन के लिए होता है। क्यों होता है, देखो समझो इसे। अब टैक्स में जो लूप होल है, ठीक है, आपने अभी तो फ़ायदा उठा लिया। सबसे पहले आपने जब फ़ायदा उठाया ना, ये केस जाएगा कोर्ट में लड़ोगे, आप जीत तो जाओगे, बहुत रेयर केसेस में जीत जाते हो, वैसे जीत भी जाते ही हो, तो आप जीत गए। बट उसके बाद अब मम्मी को समझ आ गया ना कि अच्छा मेरी बात का इसने ऐसे फ़ायदा उठाया, चलो इस बार तो मैं इसे कुछ नहीं कह सकती। फिर वो नेक्स्ट टाइम से जब वो बोलेंगी ना, वो ऐसे बोलेंगी कि आपको बाहर खेलने ही नहीं जाना है। तो जब आप लूप होल का फ़ायदा उठाते हो ना, तो नेक्स्ट टाइम से जब आपके ऊपर जैसे ही आपने लूप होल का फ़ायदा उठाया ना, उसके बाद गवर्नमेंट जो होती है CBDT के थ्रू नोटिफिकेशन निकाल देती है, वो रूल बन जाता है, ठीक है, वो रूल ही निकाल देती है कि फिर इसलिए ये शॉर्ट रन में होता है। आपने फ़ायदा उठा लिया, नेक्स्ट टाइम से आप भी नहीं फ़ायदा उठा पाओगे, कोई और भी फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। नेक्स्ट है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन में क्या है, जनरली बेनिफिट डू नॉट अराइज। अब टैक्स इवेजन में कैसे बेनिफिट अराइज होगा, आपने इलीगल वर्क किया, पकड़े जाओगे, इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा। जब आप फ्रॉड करते हो ना, अनडिस्क्लोज इनकम के ऊपर 78% से आपको टैक्स लगता है। 78% बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आप पकड़े जाते हो, तो इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं अराइज होता है। जनरली बेनिफिट डू नॉट अराइज, इट कॉजेज पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस। पेनल्टी ज़रूर पड़ जाती है, प्रोसिक्यूशंस मतलब आपके ऊपर केस कूस वगैरह ज़रूर चल जाते हैं, कोई बेनिफिट नहीं होता है। बट टैक्स मैनेजमेंट में क्या बेनिफिट मिलता है आपको, पेनल्टी, इंटरेस्ट, प्रोसिक्यूशन कैन बी अवॉइडेड। जब आप अच्छे से टैक्स मैनेजमेंट करोगे, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, टाइमली आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो टैक्स मैनेजमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। इट यूजेस बेनिफिट ऑफ लॉ। लॉ में जितने भी बेनिफिट दिए होते हैं ये उसका यूज़ करता है। टैक्स अवॉइडेंस में लॉ में जो भी लूप होल्स होते हैं उसका यूज़ करता है। टैक्स इवेजन में लॉ को ही ओवर रूल कर देता है, मतलब लॉ को तोड़ देता है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉ बता रहे हैं ना कि मतलब आप इनमें लॉ को कैसे ट्रीट करते हो। टैक्स अवॉइडेंस में आप लॉ के टैक्स प्लानिंग में जो भी लॉ के बेनिफिट हैं, जो उसे आप जो भी लॉ में दिया हुआ है प्रोविजंस, उसका बेनिफिट उठाते हो। टैक्स अवॉइडेंस में लॉ में जो लूप होल्स रह गए उसका बेनिफिट उठाते हो। टैक्स इवेजन में आप लॉ को ही तोड़ देते हो, और टैक्स मैनेजमेंट में आप लॉ को इम्प्लीमेंट करते हो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। इट इज़ टैक्स सेविंग, इससे आप टैक्स सेव कर सकते हो। इससे इट इज़ टैक्स हैजिंग, किसी ना किसी तरह से आप टैक्स बचा लेते हो। गलत है, ठीक है, गलत भी नहीं कह सकते हैं। इट इज़ टैक्स कंसीलमेंट, टैक्स चुराते हो आप इसमें। इट इज़ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेट करते हो आप। नीड, इट इज़ डिज़ायरेबल, ये ठीक है, चलता है, ये चाहिए सबको ही। इट इज़ अवॉइडेबल, मतलब इसे आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, गलत काम भी नहीं है, बट मत करो ना, क्यों, हमारे इंटेंशंस को समझो ना। कोई चीज़ रह गई तो रह गई, बोलना रह गई, मेरी इंटेंशन को समझो, तो अवॉइडेबल है, इट इज़ अवॉइडेबल। नेक्स्ट टैक्स इवेजन, तो भाई ऑब्जेक्शनेबल है, आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए था, ऑब्जेक्शनेबल है। इट इज़ असेंशियल, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन तो इम्पॉर्टेंट है, असेंशियल है, करना ही पड़ेगा ना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो सॉरी टैक्स मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट मोरालिटी देखी जाए तो ये मॉरल वर्क है। टैक्स प्लानिंग जो है मॉरल वर्क है, ये तो खुद बेनिफिट दिए हैं टैक्स ने, एक्ट ने, तो वो तो हम करेंगे ही। ये इमोरल है, मतलब मॉरल नहीं है, नहीं करना चाहिए था आपको, इलीगल भी नहीं है, बट इमोरल है भाई। आप अपने मॉरल्स पे टिके रहो, अपने सिद्धांतों पे टिके रहो, क्यों कर रहे हो ये सब काम।
फिर जो टैक्स इवेजन है वो तो भाई नॉर्मल सी बात है, इलीगल है, बिल्कुल ही इलीगल है। और जो टैक्स मैनेजमेंट है ये तो सबकी ड्यूटी होती है, ये तो करना ही है। आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा। आपको एग्जाम्पल याद रखनी है तो ये आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ लास्ट टॉपिक, डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम में आपको मैं डिफरेंस समझाती हूँ। वेट अ मिनट। डाइवर्जन ऑफ इनकम अगर हम समझें तो ये डाइवर्जन और एप्लीकेशन ऑफ इनकम दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। डाइवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम दोनों में से एक चीज़ टैक्सेबल रहती है। कौन सी चीज़ टैक्सेबल रहती है वो मैं आपको बता दूंगी। डाइवर्जन ऑफ इनकम कभी भी टैक्सेबल नहीं होती है, बट एप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्सेबल होती है। अब मैं आपको समझाती हूँ, ये एग्जांपल है मेरे पास, ये डाइवर्जन और एप्लीकेशन की, ठीक है। इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी व्हाट इज़ डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड व्हाट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अब ये देखो, ये ना एक पब्लिशिंग हाउस है, ये को ऑथर 1 है, को ऑथर 2 है एंड को ऑथर 3 है हमारे पास, ठीक है। पब्लिशिंग हाउस है, को ऑथर 1, को ऑथर 2 एंड को ऑथर 3 है। अब को ऑथर मतलब कि पब्लिश, आपको को ऑथर समझ आ रहा होगा, मतलब इन्होंने ना एक बुक लिखी है, उस बुक की रॉयल्टी इसे दी है कि भाई तू बुक छाप, ठीक है। इन्होंने अपना कंटेंट इस पब्लिशिंग हाउस को दिया है, तो बुक छाप, उसे मार्केट में बेच, तो इसके बदले ये पब्लिशिंग हाउस इन्हें रॉयल्टी इनकम देगा। ऑफ कोर्स सी बात है ना। जो रॉयल्टी इनकम थी ना, तीनों की बनती थी। यहाँ से इसे आनी थी 2 लाख, इसे भी मिलनी थी 2 लाख और इसे भी मिलनी थी 2 लाख। तीनों की 2-2 लाख बनती थी, क्योंकि तीनों ने मिलके काम किया था, तो इन्होंने सोचा था कि शेयर हमारा इक्वल रहेगा, सबको 2-2 लाख मिलनी थी। बट ये पब्लिशिंग हाउस ने क्या किया, इसके पास ना टाइम नहीं था, तो इसने ना पूरी की पूरी 6 लाख की इनकम ना को ऑथर 1 को दे दी। इसे बोल दिया कि तू 6 लाख रख, बाकियों को 2-2 लाख दे देना। तो इसने 2 लाख अपने रखे, 2 इसे दे दिए, 2 इसे दे दिए। अब मिला तो इसे 6 लाख ना, अकेले को यहाँ पे इसे 6 लाख मिल गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या को ऑथर 1, इसे नाम दे देते हैं हम, इसे नाम दे देते हैं राम, श्याम, सीता, ठीक है। अब जो पब्लिशिंग हाउस ने ना पूरा का पूरा 6 लाख राम को ही दे दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये 6 लाख राम के हाथ में टैक्सेबल रहेगा? पूरा का पूरा 6 लाख राम के हाथ में टैक्सेबल रहेगा? नहीं, ये पूरा का पूरा 6 लाख राम के हाथ में टैक्सेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी पूरी 6 लाख इनकम नहीं थी। इसकी इनकम तो सिर्फ 2 लाख की थी ना, बाकी 2 लाख तो इनका था। तो इसे पूरे 6 लाख में टैक्स क्यों लगाओगे? ये देगा भी नहीं, क्योंकि ये तो पैसे अल्टीमेटली उन्हें देने वाला है। तो दैट इज़ डाइवर्जन ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम, ठीक है। इसके हाथ में सिर्फ 2 लाख टैक्सेबल रहेगा। इसने ये जो 2 लाख ने दिया ना, ये डाइवर्जन ऑफ इनकम है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होती है वो यहाँ से समझो। अब ये पब्लिशिंग हाउस था, ये हमारे पास राम है, इसने अपना कंटेंट इसे दिया प्रिंट करने के लिए, इसने प्रिंट किया और इसने रॉयल्टी इनकम दी राम को, कितनी? 6 लाख, पूरी की पूरी 6 लाख राम को इनकम दी। अब इसने उस 6 लाख में से 2 लाख दिया सीता को, क्योंकि ये इसकी थी एम्प्लॉई, इसके यहाँ पे काम करती थी, इसे दिया 2 लाख। तो ये जो 2 लाख दिया ना, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। अब राम के हाथ में ये पूरा का पूरा 6 लाख टैक्सेबल होने वाला है, क्योंकि ये पूरी इनकम इसकी है। ये जो इसने इसे पैसा दिया है ना 2 लाख, अब राम जाके बोल रहा है कि भाई देखो मेरा तो सिर्फ 4 लाख है, 2 लाख तो मैंने सीता को दे दिया। नहीं, तेरी पूरी की पूरी इनकम 6 लाख की है, तूने बाद में उसे सैलरी दी 2 लाख, वो अलग बात है, पर तेरी इनकम पूरी की पूरी हम 6 लाख मानेंगे। 6 लाख में से वो अलग बात है कि तू एज अ एक्सपेंस अपना 2 लाख डिडक्शन ले लेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर में PGBP में, तो तेरी 4 लाख पे टैक्सेबल हो जाएगी, बट है तो तेरी इनकम 4 लाख ही मानी जाएगी ना पूरी की पूरी। तो ये जो उसने पैसे उसे दिए, अपने एम्प्लॉय को दिए, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। ये उसने अपना काम करवाने के लिए जो उसे पैसे दिए हैं ना, वो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। बट डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है कि आपको इकट्ठे सारे पैसे मिल गए हैं पैसे उनके हैं, तो आप बस उन्हें पैसे वापस कर रहे हो, दैट इज़ डाइवर्जन ऑफ इनकम,
ठीक है, समझ आया आपको? डाइवर्जन ऑफ इनकम मतलब आपने उन जिनके पैसे उन्हें वापस कर दिए हैं, आपने अपना खर्चा नहीं किया है। बट यहाँ पे जो हुआ है ना, ये है मेरा एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इसे अगर हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में भी समझें, नॉर्मल सी एग्जांपल लेके भी समझें अगर, कि मेरे को पैसे मिले हैं, मैं काम करती हूँ, ठीक है, मेरे को सैलरी मिली है 1 लाख रुपीज़, मेरे को सैलरी मिली है। उसके बाद इसमें से मैंने दे दिया 20,000 मैंने रेंट दे दिया, 10,000 मैंने दूध वाले को दे दिया, 5,000 मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले को दे दिया। तो आप क्या बोलोगे कि 1 लाख माइनस 20,000, आप क्या बोलोगे कि मेरी सिर्फ 65,000 इनकम है। अब मैं क्या बोलूँगी, मेरी सिर्फ 65,000 इनकम है, भाई मेरे को 65,000 पे टैक्स लगाओ। नहीं, ये मैंने जो किया है ना, ये 20,000, 10,000 और 5,000, ये मैंने एप्लीकेशन ऑफ इनकम किया है। मेरी पूरी की पूरी इनकम 1 लाख ही रही है। बाद में आप खर्चा करो, जो भी करो, हमें क्या भाई, आपको तो 1 लाख इनकम हुई थी ना, हम तो उस पर ऊपर ये टैक्स लेंगे। बट वहीं अगर एप्लीकेशन ऑफ इनकम देखा जाए तो मुझे सैलरी मिल गई, मेरी सैलरी बनती है 1 लाख रुपए, बट मेरी फ्रेंड की भी उन्होंने मुझे ही सैलरी दे दी, मुझे पूरा 2 लाख रुपए उन्होंने सैलरी दे दी, कहा कि 1 लाख तू उसे दे देना, ठीक है। तो अभी मेरे पास टैक्स डिपार्टमेंट आके बोलेगा कि भाई आपको 2 लाख मिला, पूरा 2 लाख पे टैक्स दो, मैं तो उसे कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं बोलूँगी कि जो 1 लाख है ना भाई, वो मेरा है ही नहीं, वो तो मेरी फ्रेंड का है, तो मेरे पे तो सिर्फ 1 लाख में टैक्स लो। तो दैट इज़, ये है मेरे पास डाइवर्जन ऑफ इनकम, और ये है मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्सेबल रहती है, डाइवर्जन ऑफ इनकम टैक्सेबल नहीं रहती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा बेसिक्स का पार्ट 1 ख़त्म होता है। इसके बाद हमें रेट्स ऑफ टैक्स वगैरह सब कुछ पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसे हम बेसिक्स पार्ट 2 से पढ़ेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, हमारा बेसिक सारा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आप अपना मॉड्यूल पढ़ सकते हो, आराम से जाके बेसिक्स वाला चैप्टर पढ़ सकते हो, आपको कोई भी चीज़ नई नहीं लगेगी। मैंने पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर करवाया है, छोटा से छोटा पॉइंट कवर करवाया है, जो भी MCQ तक बन सकता था ना, मैंने वो भी कवर करवाया है। अब क्वेश्चन जाके देखोगे तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 3 आए हैं मे बी एग्जाम्पल के साथ, मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर करवाए हैं, कंसेप्ट क्लियरिटी भी आपको करवाई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपना रेट्स ऑफ टैक्सेस पढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।